क्लास 10th में संस्कृत में आज हम 12वें पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है मरु सौंदर्यम। सबसे पहले पाठ परिचय देखें। राजस्थान के पश्चिम अंचल में थार मरुभूमि फैली हुई है। हम राजस्थानी लोग विशेष रूप से इस मरु प्रदेश की शोभा संपदा, अक्षय कोष, खजाने के प्रति अनुरक्त और गौरवान्वित है। न केवल हम अपितु मरु रेगिस्तान की महिमा से आकर्षित देशाटन में रुचि रखने वाले विदेशी लोग भी मरु प्रदेश की सुंदरता के दर्शन से वंचित, अपनी आंखों से वंचित मानते हुए मरु दर्शन करके अपने को धन्य मानते हैं। राजस्थानी भाषा के महाकवि स्वनाम धन्य पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया ने इसी धरती की स्तुति करते हुए धरती दोहरारी, टीलों की धरती इस अमर गीत की रचना की। आधुनिक संस्कृत कवियों ने भी अपने काव्यों में मरुभूमि का गौरवगान किया है। प्रस्तुत पाठ में कुछ सरल श्लोकों से मरुभूमि के अभूतपूर्व सौंदर्य का यथावत चित्राकर्षण और सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले हम श्लोक देखते हैं। शरीर विज्ञान विचक्षेण प्रशंसितो अयम चरकेश्वरेण स्नेहार्द भाविक रसिर्वृष्ट शुष्कोपि नित्यम सरस सदेश है। यानी श्लोक देखते हैं। शरीर विज्ञान विचक्षेण, शरीर विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं, प्रशंसितो अयम यानी यह प्रशंसनीय है। चरकेश्वरेण, चरक आचार्य चरक के द्वारा ये भूमि प्रशंसनीय है। स्नेहार्द यानी स्नेह से आर्द्र ऐसी भूमि। भावेक या संधि विच्छेद करेंगे तो भाव अलग शब्द निकल जाएगा यहाँ पर। तो भावेक रसीर वृष्ट है, यानी भाव कैसा भाव होगा? स्नेह का भाव, ऐसा भाव होना चाहिए। स्नेहार्द, स्नेह का जो भाव है, ऐसा जो भाव यानी घृत आदि से जो चिकनाई से एकमात्र रसो जो मिला हुआ है। शुष्कोयम, शुष्क होने पर भी दया से परिपूर्ण है, प्रेम दया से परिपूर्ण है। कैसा भाव है? दया और प्रेम से परिपूर्ण भाव है। नित्यम सरस सदेश है, वह नित्य ही सरस है। सरस का मतलब क्या होगा यहाँ पर? आनंददायक है। ऐसा देश, ऐसा मरु प्रदेश धन्य है। फिर आपके पास में अन्वय है। अन्वय आप देखें, शब्दार्थ है, इनको आप देखें। हमने जो श्लोक पढ़ा था उसका हिंदी अर्थ भी दे रखा है, इसको भी आप पढ़ लें। फिर संस्कृत व्याख्या है, प्रसंग व्याख्या, व्याकरणिक बिंदु है। व्याकरणिक बिंदु को भी आप देख लें, व्याकरण के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप देखें। फिर अगला श्लोक हम देखते हैं। मरु सुवर्णो नहि येन दृष्ट किम तेन दृष्टम कुहचित सुदृश्यम स्फुटम मरो भान्ति सुमेरु शृंगाः शिलासु कृष्णासु नतैः मृग्याः। मरु सुवर्णो हो, मरु सुवर्णो यानी मरु जो जगह है, भूमि है, जो रेगिस्तान है, मरुभूमि है। सुवर्णो सोने से युक्त है। नहीं ये निर्दिष्टा, इसके अलावा दूसरी कोई दृष्टि योग्य नहीं है। कीमतेन दृष्टम कुचित सुदृश्यम, अगर कोई कहीं अगर दूसरे स्थान पर देखना चाहे तो वो वहाँ पर नहीं है। इससे रम्य स्थान दूसरा कोई नहीं है। स्फुटम मरो भांति, स्फुटम यानी साफ साफ, मरो भांति यानी मरुभूमि, सुमेरु श्रृंगाः यानी सुमेरु पर्वत की चोटियों के समान मरुभूमि। शिलासु कृष्णासु नैतैः मृगया, शिलासु यानी पत्थरों पे, कृष्णासु यानी काले पत्थरों पर, यानी जो काली शिलाएं हैं उन पर, नैतैः मृगया, अगर उसे ढूंढा जाए, मृग यानी खोजा जाए, तो भी ऐसी शोभा नहीं मिल सकती। यानी जो सुवर्ण के समान, सोने के समान मरु प्रदेश है, ऐसा मरु प्रदेश दूसरे कहीं स्थान पर देखा नहीं जा सकता। ये साफ सुथरा है। अगर इसको आप सुमेरु पर्वत पर भी शिलाओं में ढूंढने का प्रयास करेंगे तो ऐसी स्पष्टता आपको वहाँ पर भी नज़र नहीं आएगी। फिर अन्वय शब्दार्थ देखें, हिंदी अनुवाद, फिर संस्कृत व्याख्या, प्रसंग व्याख्या दे रखा है, इसको भी आप पढ़ें। आगे देखिए तीसरा श्लोक। रम्ये क्वचित सेकत वप्रसानो शुकोमले बास्पति हिमवर्णे प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थितानां केशाम न चेतांसे विकासवन्ति। रम्ये क्वचित सेकत वप्रसानो, रम्य यानी रमने वाला, रमणीय, सुंदर। क्वचित यानी कहीं पर रमने वाला। सेकत वप्रसानो, सेकत वप्रसानो का मतलब होता है बालू के टीले। बालू के टीले पर बैठकर, अगर सुंदर बालू के टीले पर बैठकर ऐसी कोई रमणीय, कोमल चमकती हुई, सुकोमल है, कोमल चमकती हुई, भास्वती हेमवर्णे, भास्वती, भास्वती का मतलब होता है चमकते हुए, हेमवर्णे यानी सोने के समान। सोने के समान कहीं पर भी अगर रमणीय, सोने की चमकती हुई, सोने के समान बालू के अगर टीले हैं
तो उसकी चोटी पर, बालू के टीले की चोटी पर सेकत व प्रसानो यानी बालू की टीलों की चोटी के ऊपर प्रातः प्रदोषे, प्रातः यानी सुबह, और प्रदोष यानी शाम यानी रात्रि काल में, च सुखम स्थितानाम सुखपूर्वक वहाँ बैठकर स्थित होकर, केशाम न चेतान से विकासवंती जिसका मन आनंदित नहीं होगा, प्रस्फुल्लित नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा, यानी रेत के टीलों पर बैठकर, यानी चमकते हुए रेत, सुनहरे रेत की टीलों पर, चोटी पर, रेत की टीलों की चोटी पर बैठकर रात्रिकालीन सुखपूर्वक अगर कोई बैठा है तो उसका किसका मन विकसित नहीं होगा, यानी सभी आनंदित होंगे। फिर हमारे पास में यहाँ पर कठिन शब्दार्थ को आप देखें, हिंदी अनुवाद है, प्रसंग, संस्कृति, व्याख्या, व्याकरणिक बिंदु, इनको भी आप देखें। चौथा श्लोक है, न शीतलो गंधवः समीर सत्तिराणाम मधुरो विरावः तन्नर्तनं बर्हविभूषणानां समुपलुतिः सा च कुरंगमाणां स शीतलो गंधवः। गंधवः यानी खुशबू के, सुगंधित, गंधवः यानी सुगंधित, समीर है, समीर यानी वायु, यानी शीतल ठंडी वायु, तित्तिराणाम तीतरों की, मधुरो विराव है, मधुर विराव, विराव बोलते हैं आवाज़ को, यानी ठंडी सुगंधित हवा में तीतरों की मधुर जो आवाज़ आती है। तन्नर्तनम, तन्नर्तनम, बर्हिभूषणाम, वर्ही विभूषणाम, वर्हिभूषणाम यानी जिसके शिखर पर वर्ही हो, यानी मोरों के, जो मोर होते हैं, नर्तनम जो नृत्य करते हैं, मोर जो नृत्य करते हैं, समुपलिति ही सा च कुरंगमाणाम, कुरंग बोलते हैं हिरणों को, और हिरणों की सम उपलुतिम यानी उछल कूद, यानी यहाँ वहाँ पर मोरों का वह नाचना और हिरणों की वह उछल कूद किसको मन को आकर्षित नहीं करती। ऐसी शीतल ठंडी मधुर वायु में तीतरों की आवाज़, मोरों का नाचना, हिरणों का उछलना किसको प्रसन्न नहीं करता, यानी किसको अच्छा नहीं लगता। ये अन्वय दे रखा है, इसको देखें, शब्दार्थ देखें, हिंदी अनुवाद देखें। इसके बाद में कुछ हमारे पास संस्कृत व्याख्या इसको और व्याकरणिक बिंदु को भी, जैसे समास वगैरह दे रखे, इनको भी आप देखें। अगला श्लोक है, तेतुन दिलाह स्वादुरसा कलिंगा सा सारथी चंचल चंद्रिका च स्फुरंती स्फुरगावलिषु क्रमलेकानां गतियश्च तास्तः। ते तुंदिला यानी मोटे, वे मोटे, स्वादुरसा स्वाद से रसीले, कलिंगा यानी फल, विशेष प्रकार के फल जिसको हम मतीरे बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, वो मोटे मोटे स्वादिष्ट मतीरे, सारदी, सारदी यानी शरद ऋतु में, चंचल चंद्रिका चंचल चांदनी, स्फुरंती यानी फड़फड़ाती है, स्फुरती यानी तेजी से फड़फड़ाती है। क्रमलेकानाम, क्रमलेकल बोलते हैं ऊँटों को, गत्यश्च, गति ऐसे यानी उनकी गति या चाल, वे मोटे मोटे स्वादिष्ट मतीरे, शरद ऋतु की चंचल चांदनी, पक्षियों की फड़फड़ाती हुई स्फूर्ति और ऊँटों की गति को किसका मन आकर्षित नहीं करता, यानी सभी उसके और आकर्षित होते हैं। फिर अन्वय शब्दार्थ देखें, हिंदी अनुवाद, संस्कृत की प्रसंग व्याख्या और व्याकरणिक बिंदु भी आप देखें। छठा श्लोक है हमारे पास में, वर्षागमे चारुमरम विहाय क्वान्यत्र कस्यापि रमेत चित्तम सरसु वर्षा समेपि यस्मिन् शरद प्रसन्नम सलिलम चकास्ति। वर्षागमे, वर्षा के होने पर, वर्षा के समय, चारुमलम मरु प्रदेश, सुंदर मरु प्रदेश, विह यानी त्याग कर, छोड़कर, वर्षा के समय में सुंदर मरु प्रदेश को छोड़कर, क्वान्यत्र कस्यापि रमेत चिंतम, किसका मन कहीं पर भी नहीं रमता, यानी वर्षा होने पर सुंदर मरु प्रदेश को छोड़कर और कहीं भी मन नहीं रमता, नहीं ये नहीं लगता। सरसुहु वर्षा समय भी, सरसुहु यानी सरोवर में, तालाबों के अंदर, वर्षा समय यानी वर्षा के समय में, यस्मिन शरद प्रसन्नम यानी स्वच्छ निर्मल, शरद ऋतु के समान निर्मल, शलिलम यानी जल को, चकास्ती यानी शोभा देते हैं, जिस मरु प्रदेश में वर्षा काल में, शरद ऋतु में तालाब भी अत्यंत निर्मल जल को शोभा देते हैं, यानी वर्षा होने पर सुंदर मरु प्रदेश को छोड़कर कहीं मन नहीं लगता। और जिस मरु प्रदेश में वर्षा काल में शरद ऋतु के तालाबों में भी अति निर्मल जल शोभा प्रदान करता है, शोभा देता है।
फिर हमारे पास में शब्दार्थ, इनको देखें, हिंदी अनुवाद, संस्कृति प्रसंग, व्याख्या, व्याकरणिक बिंदु को भी आप देखें। अगला 7वां श्लोक है हमारे पास में, गावः प्रसन्ना मनुजः प्रसन्ना देवा प्रसन्ना व्रतदान यज्ञे किम नाम तद्यन्नमरो समृद्ध्यम विद्या समृद्धो भवता विधेयः। गावः प्रसन्ना यानी इस मरु प्रदेश में गाय में प्रसन्न है, मनुजः प्रसन्ना मनुष्य भी प्रसन्न है, देवा प्रसन्ना देव प्रसन्न है, व्रतदान यज्ञ व्रत दान यज्ञ आदि धार्मिक करने से देवता प्रसन्न रहते हैं। किम नाम ध्येयम तदन्यमरु समृद्ध्यम, किम नाम ध्येयम विधेयम विधेय, किम नाम ध्येयम ऐसा क्या है जो तन्ना मरो समृद्ध्यम, मरु प्रदेश की समृद्ध नहीं है। ऐसी क्या चीज़ है जो मरु प्रदेश में समृद्ध नहीं है। विद्या समृद्धो भवता विधाय, अर्थात यहाँ पर सब चीज़ समृद्ध है और आपको विद्या से संपन्न करता है, यानी विद्यावान बनाता है। देखें अन्वय है इसमें, उसको देखें, शब्दार्थ देखें, हिंदी अनुवाद देखें, संस्कृत व्याख्या इसको देखें, व्याकरणिक बिंदु को देखें, और लास्ट हमारे पास में 8वां श्लोक है, इसको देखें। मानम मनीषिता मैत्री मरुत उष्णम मरीचिका मृगा मूर्धनि मनुष्याणाम उष्णीशम प्रमुखम बरोहु। मानम, मान यानी सम्मान, मनीषिता यानी विद्वत्ता, विचारशीलता यानी सम्मान, विचारशीलता, मैत्री यानी मित्रता, मरुद उष्णम, मरुद यानी हवा, उष्णम यानी गरम, गरम हवा, मरीचिका, मरीचिका बोलते मृग तृष्णा को, मृग मरीचिका को, मृगा मूर्धनी, मृग बोलते हैं हिरण को, और मूर्धनी यानी सिर पर, हिरण के सिर पर, यानी मृग तृष्णा यानी मनुष्य के, सभी मनुष्यों के सिर पर जो पगड़ी होती है, मनुष्याणाम, उष्णीशम यानी पगड़ी को, साफा को, प्रमुखाम बरो, मरु प्रदेश की विशेषता है। मरु प्रदेश की विशेषता है, यहाँ पर सम्मान है, विद्वत्ता है, विचारशीलता है, मित्रता है, गर्म हवा है, मृग तृष्णा है यानी जल की सबको प्यास रहती है, सब मनुष्यों के सिर पर पगड़ी है, साफा बंधा हुआ रहता है, ये सब कुछ मरु प्रदेश की विशेषता है। फिर अन्वय, शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, संस्कृति प्रसंग, व्याख्या और व्याकरणिक बिंदु को भी आप देखें। क्वेश्चन आंसर पर आ जाइए। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर हमारे पास में 6 है, इसके आंसर दे रखे हैं, इसको देख के हल कर लें। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन हमारे पास में 4 हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी आप देख के हल करें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में खंड है, इसको मिलान करना है, जैसे चरका है, ये किससे जुड़ा हुआ है, शरीर विज्ञान से। 3rd क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें पर्यायवाची, यहाँ पर पद दे रखा है, इसका पर्यायवाची दे रखा है, इसको आपको मिलान करना है ढूंढ के, जैसे विशेषज्ञ यानी विचक्षण है, तो ये इसमें दे रखे हैं, इसको भी आप देख के हल कर लें। फिर इसमें विलोम शब्द है, जैसे शुष्क है, सरस है, विलोम दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं, इसको भी आप देख के हल कर लें। और 5वां क्वेश्चन है, इसमें हमें उदाहरण, ये शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को लेकर वाक्य रचनाएं जो भी आपके लिख रखे हैं, इनको भी आप देख के हल करें। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रश्न निर्माण है, यहाँ पर शब्द दे रखे हैं जो अंडरलाइन रेड से है, उसको आप देख के उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, जो आप आंसर दे रखा है उसको देख के हल करें। फिर निबंधात्मक क्वेश्चन हमारे पास में टोटल 4 है, लेकिन आपको गृह कार्य में केवल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही गृह कार्य में करना है। फिर व्याकरणात्मक बिंदु हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसमें संधि और संधि विच्छेद का दे रखा है, ये हमारे पास में कुछ शब्द हैं, इसको देख के हल कर लें। फिर प्रकृति प्रत्यय यानी उपसर्ग, धातु और प्रत्यय बताने इन शब्दों के अंदर, वो यहाँ दे रखे हल कर रखे हैं, इनको यहाँ देख के हल करें। फिर समास है, इन शब्द और आपका आंसर दे रखा है, समस्त पद विग्रह है, इसको देख के हल कर लें। और क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास व्याकरण में है, इसमें समस्त पद है, इसका विग्रह, समस्त पद और विग्रह दे रखा है, इसको देख के हल करें। इसके बाद में हमारे पास में 5वां क्वेश्चन है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में हमारे पास में 5 है, इनको देख के आप हल करें कि किस, जैसे इसमें क्या होता है, अयम चरकेण प्रशंसित है, चरकेण तृतीय व्यक्ति, इसको प्रथमा में डाल देंगे तो चरका आ जाएगा, यानी कर्ता हमेशा प्रथमा या तृतीय में चलता है, तो तृतीय में तो उसको प्रथमा में कर देंगे। अयम का हो जाएगा इमम, और प्रशंसित है हो जाए प्रशंसितवान। इस प्रकार वाच्य परिवर्तन होते हैं। जब हम व्याकरणात्मक बिंदु पढ़ेंगे तो इसमें और डीपली हम इसकी चर्चा करेंगे। आपको अभी तो केवल क्वेश्चन के आधार पर आंसर करने हैं। आपको जो ये पढ़ाया जा रहा है इसमें आप तैयारी रखें, आपका टेस्ट लिया जाएगा, इसके बारे में आपको सूचना कर दी जाएगी। अभी आपके जो पढ़ा दिया गया है यहाँ तक आप अध्ययन करें, और आपका जो टेस्ट होगा 21 तारीख को बुधवार रहेगा, तो 21 तारीख बुधवार को आपका टेस्ट लिया जाएगा। जो आपको जो टेस्ट लगेगा वो उसके जो अंक आएंगे वो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के हिसाब से जुड़ेंगे, तो आपको बड़ी सावधानी से ध्यानपूर्वक देख के सोच समझ के फिर आपको आंसर हल करके चेक करवाना है।
और ये आपका 10 नंबर का रहेगा और इसको आपको तरीके से याद करके पढ़ के फिर एग्ज़ाम देना है आपको, क्योंकि विशेष ध्यान रखना है ये आपके जो नंबर हैं वो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंदर कन्वर्ट होंगे, जोड़े जाएंगे, इसलिए विशेष सावधानी से आपको टेस्ट देना है। बुधवार का 21 तारीख को आपको टेस्ट रहेगा संस्कृत विषय का।